जयपुर में आज जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय पाया गया कि 7 सितंबर से मसाजिद में नमाजें शुरू की जाएंगी। नमाजों के एहतमाम में सरकार की जानिब से जारी किए गए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में तकरीबन 5000 मसाजिद हैं। जयपुर के आलमों ने रियासत में तमाम मसाजिद और दरगाहों और मदरसों के जिम्मेदारान से अपील की है कि हर नमाज में सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। 7 सितंबर से राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद में बाकायदा नमाज शुरू हो जाएगी। जामा मस्जिद कमेटी ने बाकायदा मार्किंग करना शुरू कर दिया है। मस्जिद में जो नमाजियों के लिए डिस्टेंस रहेगी बाकायदा 1 मीटर से ज़्यादा की जो है मार्किंग की गई है, और इस तरह से मार्किंग की गई है जिसमें जिगजैग अगर तरीके से भी देखा जाए तो हर नमाजी एक दूसरे से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर होगा। उससे पहले यहाँ पर एहतियात के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम मस्जिद को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पर जो सैनिटाइज़ करने के लिए बाकायदा पूरी टीम बुलाई गई है, और टीम को यहाँ पर जो है पीपीई किट पहना करके पूरी मस्जिद का फ्यूमिगेशन किया जाएगा, साफ़ सफाई की जाएगी। नीचे जो एंट्री गेट है मेन जामा मस्जिद का, वहाँ पर 2 बड़ी मशीन लगाई गई हैं जिसमें सैनिटाइज़ करके हाथ को फिर ही एंट्री हो पाएगी। ये तमाम जो टीम है बाकायदा यहाँ पर पूरी मस्जिद को साफ़ करेगी, और 7 तारीख से बाकायदा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उससे भी बल्कि कुछ ज़्यादा एहतियात बरतते हुए यहाँ पर नमाज शुरू कर दी जाएगी। मार्च के बाद से पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में जो सामूहिक नमाज थी वो बंद थी। फिलहाल इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो मीटिंग के अंदर सदर हैं जामा मस्जिद के, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक बड़ा फैसला हमने किया है, नमाज शुरू की जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और एहसान है कि 7 सितंबर से हुकूमत की तरफ से ये फरमान आया है कि आप मसाजिद और धर्म स्थलों को खोल सकते हैं, और ये फ़ैसला लिया गया है कि आने वाली 7 सितंबर से मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए जो हुकूमत ने गाइडलाइन दी है उसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है हमने डिमार्केशन बाकायदगी के साथ में किया है। सैनिटाइजिंग का ताल्लुक़ है, हमने एल्कोहल फ्री सैनिटाइज़ जो ऑथोराइज्ड है पूरी तरह से मस्जिद के गेट पे उसका डिस्पेंसर भी लगा दिया है। मस्जिद में फ्लोरिंग में जो मॉपिंग करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, वो भी हमने परचेज़ कर लिया है। मस्जिद को आप देख रहे हैं हमने सैनिटाइज़ भी कर रहे हैं अभी। ये सारी चीज़ें इंतज़ामात हैं। जहाँ तक मुसल्लियों का ताल्लुक़ है, उनके आने के लिए जो उनके जूते चप्पल होंगे उनके लिए हमने एक थैली का इंतज़ाम किया है, जो ऑथोराइज्ड थैली है, उसमें ट्रांसपेरेंट थैली में वो अपने जूते और चप्पल लेकर आएंगे मस्जिद में, और मास्क लगाने के लिए। और उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी कर रहे हैं कि वो लोग मुसल्ला लेकर आएँ ख़ुद का, और नमाज अदा करने के बाद में जहाँ तक मोहल्लों की मसाजिद का ताल्लुक़ है, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करके फ़ौरन घरों को चल जाएँ। शुरुआत में सिर्फ फ़र्ज़ पर ही आपका फोकस है? फोकस यही है। अगर मोहल्ले जैसे बाज़ार की मस्जिद है तो सुन्नत पढ़ने आदमी घर नहीं जाएगा, वो तो पूरी नमाज यहीं पढ़ेगा। जामा मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है, इसके अख्तियार में सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हैं। क्या यही अपील आप पूरे कमोबेश जयपुर की जो 1000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं उनके लिए भी आप? हमारी दरख्वास्त है, जामा मस्जिद से हम कोई फरमान तो नहीं दे सकते, लेकिन जामा मस्जिद एक मरकज़ है एक तरह से, और हमारी ये दरख्वास्त है इंतज़ामिया कमेटी से। जिस तरह से इंतज़ामिया के हम लोग हैं, हमने आपने देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इंतज़ाम टेपिंग करके किया है, मॉपिंग है, सैनिटाइजेशन का काम है, हैंड सैनिटाइज़र लगाया है। और मुसल्ली जो नमाज के लिए लोग आते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, उनके चप्पल जूतों के लिए थैली का इंतज़ाम किया है, और उनसे ये रिक्वेस्ट है वो मास्क लगा के आएँ, अपना ख़ुद का मुसल्ला लेकर आएँ, ताकि किसी तरह की कोई वबाई इमराज फैले नहीं। ये हमारी दरख्वास्त है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमसे राज़ी हो जाए और इस दुनिया से इस वबा को ख़त्म कर दे। 7 सितंबर से जयपुर में कमोबेश 500 मस्जिदें हैं, और यही आलम अगर पूरे राजस्थान में देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा मस्जिदों के अंदर बाकायदा जो सामूहिक नमाज है वो शुरू होगी। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ों के लिए जो एहतियात बरते जाने उसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, और अपील यहाँ से उन तमाम मस्जिदों में की गई है, बड़ी मस्जिदों में, जहाँ पर बाकायदा यहाँ के डायरेक्शंस माने जाते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मुल्क में कोरोना वबा की संगीन होती सूरत हाल के पेश नज़र अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इलाहाबाद में लगने वाले सालाना माघ मेले को मनसूख करने पर गौर कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि माघ मेला और परिक्रमा के इनकाद से पहले रियासती और मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा को देखते हुए अखाड़ा परिषद किसी भी तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता।
महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि इस मसले पर दीगर साधु संतों से राय मशवरा करने के लिए अखाड़ा परिषद आइंदा 7 सितंबर को इलाहाबाद में मीटिंग करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि साधु संतों के इजलास में इस मसले पर कोई हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इलाहाबाद में लगने वाले सालाना माघ मेले का इंतजाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निगरानी में होता है। जनवरी माह से शुरू होने वाला माघ मेला 1 माह तक जारी रहता है। इस मेले में मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों अफराद शिरकत करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें प्रयागराज में आने वाले माघ मेला एवं परंपरागत प्रयागराज की परिक्रमा के विषय चर्चा होगी। जैसा हम सब आप जानते हैं कि कोरोना की महाबीमारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन होगी अथवा केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसका पालन किया जाएगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा 2 मसाजिद पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बयानात को सुनने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करते हुए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का फैसला लिया गया है। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद थीं, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा बिलाल ने बताया कि वो बहुत जल्द इस मामले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने वाले हैं। भोपाल की तारीखी इमारतों की खस्ता हाली पर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद भोपाल कलेक्टर, नगर निगम, महकमे सकाफत और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान ने तारीखी इमारतों का जायजा लिया और तारीखी इमारतों की तज़यीनकारी किए जाने का फैसला किया। वाज़ेह है कि 1 सितंबर को भोपाल में मूसलाधार बारिश के बीच 175 साल कदीम मोती महल का एक हिस्सा गिर गया था। वहीं इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मुनक्कदा मीटिंग में भोपाल मगरबी सीट से कांग्रेस एमएलए व साबिक वजीर पीसी शर्मा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भोपाल की तारीखी इमारतों को शामिल किए जाने का खैर मकदम किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और तारीखी इमारतों की तज़यीनकारी पर पीसी शर्मा कुछ इस तरह इजहार ख्याल करते हैं। जिनको हटाया गया था वो अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया। वो मैंने मांग की उनको तुरंत व्यवस्थित की जाए, 1 हफ्ते के अंदर ही काम शुरू हो जाए। तो कुछ सरकारी क्वार्टर टूटना है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी रास्ता देख रहे थे। हमने कहा खुद ही स्मार्ट सिटी उनको तोड़ दें। इसके अलावा वहाँ पर जो दशहरा मैदान से लगी दुकानें हैं उनको वहीं स्थापित किया जाए। नाले के चैनलाइज होने की बात थी, उसको वहीं जैसा था प्राकृतिक वहाँ चैनलाइज किया जाए। और जो रंगमहल वाली सड़क है उसमें कुछ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब आते हैं, वो 30 मीटर की है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया इस तरह की। और 200 करोड़ रुपए भी सरकार को देना है, वो सरकार देगी तब जाके पूरा होगा और तभी वो स्मार्ट रोड पूरी होगी जो रुकी हुई है वहाँ पे। और स्मार्ट रोड हो जाएगी तो यहाँ से नए भोपाल से पुराने भोपाल का उधर का लिंक जुड़ जाएगा, जिसकी हमने मांग की जल्द से जल्द। और उसमें ये बात भी आई कि जो सदर मंजिल है उसको ठीक से विकसित किया जा रहा है, पुरातत्व विभाग के साथ से वो होगा। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की तारीखी इमारतें, यहाँ की विरासत, यहाँ की शनाख्त है, लेकिन ये तारीखी इमारतें हुकूमत की अदम तवज्जोही के सबब एक एक करके गिरती जा रही हैं। 1 तारीख को जब बारिश हुई और बारिश में मोती महल का हिस्सा जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जब यहाँ पे गिरा तो न्यूज़ 18 ने खबर देखी। खबर के बाद जिला कलेक्टर की बात करें, नगर निगम की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, महकमा सकाफत की बात करें, इन लोगों ने इसका जायजा लिया है। लेकिन सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि इमारतों के गिरने के बाद ही बेदारी का सबूत क्यों दिया जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कारकुन के साथ मुमताज सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है। जफर साहब, गिरने के बाद ही क्यों कदम उठाया जाता है? गिरने के बाद इसलिए कदम उठाया जाता है, देखिए एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जो भोपाल की ऐतिहासिक इमारतें, तारीखी इमारतें, उनको धीरे धीरे ख़त्म करने की साजिश चल रही है। जब तक हो सके इनसे पैसे कमाओ और जब पैसे कमाने लायक नहीं बचे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। और जब अगर कहीं पे कुछ, जैसे ये दीवार गिरी और उसके बाद खबर के अंदर आ गई तो उसकी खबर लेने के लिए आ गए, वरना बेखबर थे इसकी खबर से। जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है कि भोपाल की तारीख को मिटाने की एक साजिश है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि भोपाल के नवाबेन का जो तारीखी इमारतें हैं, जो तारीख है भोपाल की, वैसे भी साजिश चल रही भोपाल की तारीख को बदलने की।
आपने बताया कि यहाँ पे जो है तारीखी इमारतों के देखे हुए जारी, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन आप पीछे देख रहे हैं इमारतों को कि यहाँ पर निशानदेही को बचाने के लिए, इसकी अलामतों को बचाने के लिए कदम नहीं उठाएगा। अब हुकूमत ने एक संजीदगी का मुजाहरा किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत ने संजीदगी का इशारा किया है, तो मैं इसको हुकूमत की संजीदगी का इशारा इसलिए नहीं मानता कि जब इमारत गिर जाएगी तभी हम आएंगे और तभी हम देख रेख करेंगे और तभी हम घोषणा करेंगे, तभी हम ऐलान करेंगे। और अब इसको जैसे कि चंद शुक्ला जी जो आए थे, जो पीएस हैं जनसंपर्क के और स्थानीय नगर तीन चार डिपार्टमेंट के पीएस हैं, वो उन्होंने कहा कि इसको हम स्मार्ट सिटी में शामिल करेंगे और अब इसका पूरा रखरखाव किया जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। तो मतलब कुल मिला के मामला ये है कि जब तक इमारत धाराशायी होकर ये आवाज़ नहीं लगाएगी कि अब मैं मर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं खत्म हो रही हूँ, तब फिर वो आगे जागते हैं। तो जब हमें पहले से पता है, पुरातत्व विभाग का काम क्या है, वो यही करता रहता है कि पुरानी इमारतों की देखरेख और उनकी जांच परख। तो वो उनको जांच परख जब करता है तो तभी वो क्यों नहीं संज्ञान में लाता है कि इसकी रिपेयरिंग जरूरी है, इसकी मरम्मत जरूरी है। अब आप ये देखिएगा कि मैं चाहूंगा कि देखिए, इसकी रिपेयरिंग की भी गई तो उसमें सीमेंट लगा दिया गया। तो ये पुरानी इमारतें, जो ऐतिहासिक इमारतें, वो सीमेंट से नहीं चलती। उसका जो मिश्रण उस जमाने में बना करता था, गुड़ का, चूने का, इस सबको मिला के जो उसका निर्माण होता था, उसी से ये रह सकती है, टिक सकती है, क्योंकि इसमें ईंट वैसी इस्तेमाल है, उसमें गारा वैसी इस्तेमाल है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है तारीखी इमारतों को लेकर हुकूमत के जो कदम उठाया गया वो यकीनी तौर पर, वक्ती तौर पर ही देखा जाए तो खुशाइंद कदम है। लेकिन सवाल यह है कि इमारत के गिरने के बाद ही कदम क्यों उठाया जा रहा है, और इस सवाल को जो है जवाब हुकूमत ही दे सकती है कि अगर वक्त रहते जो इस पर कदम उठाया गया होता तो यकीनी तौर पर मोती महल या दूसरी इमारतें आज शिकस्त हाली का शिकार नहीं होती। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कर्नाटक में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कमेंस स्कॉलरशिप की खातिर दरख्वास्त दाखिल करने के लिए महकमा अक़लियत बहबूद की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। इस बात की जानकारी कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने दी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की जानिब से तलबा और सरपरस्तों के लिए स्कॉलरशिप के ताल्लुक से मुफ्त खिदमात फराहम की जा रही है। महकमा अक़लियत बहबूद की जानिब से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत फॉर्म्स की अजराई शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त से 30 सितंबर आखिरी तारीख़ है। औलिया तलबा और तलबा से हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपने बच्चों के स्कॉलरशिप डालें, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी आपकी खिदमत के। साबिक सदर जमहूरिया और माहिर तालीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर हर साल हमारे मुल्क में टीचर डे मनाया जाता है, लेकिन इस साल यौम असातिज़ा पर भी कोरोना वबा का साया है। औरंगाबाद की एक फलाही तंजीम ने इस मौके पर बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम करके पढ़ो और आगे बढ़ो का पैगाम दिया। तंजीम के जिम्मेदारों ने घर घर पहुंचकर बच्चों को किताबें तकसीम की। पेश एक रिपोर्ट। मुल्क यौम असातिज़ा मना रहा है, लेकिन स्कूलों में ताले चढ़े हैं। ऐसे में कई फलाही तंजीमें बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं। इन्हीं में एक है रीड एंड लीड फाउंडेशन, जिसके जिम्मेदारों ने बस्ती बस्ती पहुंचकर NCPUL की उर्दू किताब बच्चों का रिसाला मुफ्त में तकसीम किया। स्कूली तलबा और बच्चों में ये रिसाला काफी मकबूल है। 3 सितंबर से 5 सितंबर तक टीचर डे की मुनासिबत से जो बच्चे गली मोहल्लों में हैं, जो स्कूल से दूर हैं, हम उनको फ्री किताब बांट रहे हैं। कौमी उर्दू काउंसिल ने ख़ास शुमारा जो है टीचर डे की मुनासिबत से शाया किया था। हम वो शुमारे और दीगर किताबें बच्चों को उनके घरों पे ले आके दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि किताब को पढ़िए और अपने टीचर को फ़ोन कीजिए। तो ये हमारा अभियान है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। फाउंडेशन के जिम्मेदार पिछले 3 दिनों से बच्चों का रिसाला नई दुनिया भी तुलबा और तालिबात में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब तक इन्होंने 3000 से ज्यादा किताबें तकसीम की हैं। जाहिर है बच्चे भी खुश हैं। किताब हमने फ्री में दी है और हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और इससे सीखेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मंतशा। आज हमारे स्कूल में टीचर डे मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये टीचर डे नहीं मनाया गया है, इसलिए हमने घर में टीचर डे बनाया है। मौलाना ने आपको किताबें दी है, तो क्या उसके पैसे लिए? नहीं। हाँ, तो क्या फ्री में दिए? हाँ। तो वो किताब का क्या करेंगे आप? हम घर में पढ़ेंगे। क्या है? हाँ। मैं ये मौलाना ने दिया है। हाँ। हमने क्या ये किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें क्या बच्चों की कहानियाँ हैं? क्या है बेटे, देखा तूने कुछ? हाँ। क्या है उसमें? कहानियाँ। अच्छा, तो तुमको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है? हाँ। क्या नाम है पूरा?
जो हमारा फाउंडेशन है वो गुज़िश्ता 5 साल से बच्चों में मुताले का शौक पैदा करने की कोशिश कर रहा है और अभी तक 25,000 किताबें बच्चों में फ्री बांटी है। इस साल सिर्फ स्कूल बंद होने वजह से हमको किताबें गलियों घरों पे ले आके देना पड़ रही है। बच्चों के लिए काम करने वाली ये फलाही तंजीम पिछले 5 वर्षों से तलबा में तालीमी बेदारी पैदा करने और इनमें पढ़ने का जज्बा परवान चढ़ाने के लिए कोशां है। तलबा व तालिबात में मुफ्त किताबों की तक़सीम इसी मुहिम की एक कड़ी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल में 2 साल से स्कॉलरशिप से महरूम अक़लियती तलबा के लिए हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत ने स्कॉलरशिप के लिए 250 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। आज रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर गयासुद्दीन के मुताबिक जल्द ही स्कॉलरशिप की रकम तलबा को जारी की जाएगी। প্রায় 250 কোটি টাকা মতো বাকি ছিল, আমরা 200 কোটি টাকার মতো দিয়ে দিচ্ছি। শুধু স্কলারশিপ, শুধু স্কলারশিপ কিছু বললাম তো যাদের নাম্বার ভুল হচ্ছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ভুল হচ্ছে, কি ফর্ম ফিল আপ কতদিন থেকে বাকি ছিল, বললাম 1 বছর আগে থেকে বাকি ছিল। निखिल गुप्ता ने औरंगाबाद के नए पुलिस कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। चिरंजीवी प्रसाद ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में नए कमिश्नर का खैर मकदम किया। इस मौके पर दोनों अफसरान ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे निखिल गुप्ता 15 साल पहले औरंगाबाद में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, इसलिए औरंगाबाद शहर से वो बखूबी वाकिफ़ हैं। चिरंजीवी प्रसाद ने बहैसियत पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद में एक अच्छी छाप छोड़ी। उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को परवान चढ़ाने और आपसी भाईचारे के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से टीचर्स अवार्ड के लिए जिन 73 असातिज़ा की फहरिस्त जारी की गई है, इसमें अलीगढ़ ज़िले से उर्दू टीचर राफिया निखत शामिल हैं। राफिया निखत का 1994 में बतौर उर्दू टीचर तकर्रुर हुआ था और रज़ा नगर प्राइमरी स्कूल में 2013 से बतौर हेड मिस्ट्रेस खिदमत अंजाम दे रही हैं। राफिया निखत मज़कूरा एजाज़ से काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस इलाके में तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए जो मेहनतों का समरा है, जिस तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने में सूबाई हुकूमत लगी हुई है, वो इस मिशन को तक़वियत देने में काम कर रही हैं। अलीगढ़ के बेसिक तालीमी अफसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि अलीगढ़ ज़िले से 6 असातिज़ा ने मज़कूरा अवार्ड के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसमें राफिया निखत सबसे बेहतर करार दी गई हैं। मेरा 1994 में उर्दू टीचर के लिए मुकर्ररी हुई थी और यहाँ पर मैं प्रमोशन होकर प्रिंसिपल के लिए 2003 में आई इस स्कूल में। मैंने इस स्कूल के लिए दिन रात मेहनत की, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी और 1 साल तक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद इस बिल्डिंग को मैंने ही तामीर कराया प्रधान के साथ मिलकर, और मैंने ये सोचा कि इस आबादी के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो राज्य शिक्षक पुरस्कार हैं, वो उसकी 2019 की घोषणा की गई है, जिसमें हमारे जनपद से श्रीमती राफिया निखत, जो प्राथमिक विद्यालय राजानगर की प्रधानाध्यापिका हैं, उनका चुनाव किया गया है। ये हमारा मॉडल प्राइमरी स्कूल है और पिछले लगभग 26 वर्षों से ये अध्यापिका सेवा में है और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ये हम सबकी जानकारी में था। कितने लोगों को यहाँ से 6 अध्यापकों ने फॉर्म डाले थे और उनका वेरीफाई होकर के गया था, जिसमें इंटरव्यू के आधार पर राज्य स्तर पर हमारे एक शिक्षिका चुनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फ़ारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बानी मुमताज़ फ़ारसी स्कॉलर प्रोफेसर आज़हर में दख्त सफ़ी को हुकूमत हिंद की वजारत सक़ाफ़त ने मौक़र टैगोर नेशनल फ़ेलोशिप बराए सक़ाफ़ती तहक़ीक़ से सरफराज करने का फ़ैसला किया है। इस फ़ेलोशिप के तहत प्रोफेसर सफ़ी हिंदुस्तानी सक़ाफ़त और तारीख़ से मुताल्लिक़ फ़ारसी के कीमती नुस्ख़ों पर काम करेंगी। प्रोफेसर आज़हर में दख्त सफ़ी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि ये एज़ाज़ उन स्कॉलर्स को दिया जाता है जिनके पास काबिल क़द्र इल्मी या पेशेवराना असनाद हैं और जिनकी इल्म के फ़रोग़ में नुमाया हिस्सेदारी है। प्रोफेसर सफ़ी को बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ारसी स्कॉलर की हैसियत से कई मौक़र एज़ाज़ात से सरफराज किया जा चुका है। उनका कहना है कि 700-800 साल का जो ख़जाना मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में मखतूतात की शक्ल में छुपा हुआ है, वो स्कूल इसको मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगी। नेशनल फ़ेलोशिप इस मुल्क की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फ़ेलोशिप है, जो बहुत कम लोगों को दी जाती है और देखभाल करके दी जाती है कि उस शख्स का क्या योगदान रहा है उस सब्जेक्ट में। चुनांचे खुदा का शुक्र है कि मुझको फ़ारसी ज़बान और अदब की खिदमत में इस काबिल समझा गया और ये टैगोर फ़ेलोशिप मुझे ये दी गई है। इस फ़ेलोशिप के तहत मैं
हिंदुस्तान की तारीख़ और कल्चर में फ़ारसी का जो हिस्सा रहा है, फ़ारसी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके ऊपर मैं काम करूँगी। बिजली के फ्लैट रेट खत्म कर दिए जाने के बाद से ही बदहाली के दौर से गुजर रहा मेरठ का बुनकर तबका कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन के हालात में कारोबार बंद होने से अब बुरी तरह टूट चुका है और पावरलूम मशीनों को लोहे की कीमत में बेचने को मजबूर हो गया है। कारोबार के पटरी पर न लौटने की सूरत में मेरठ की कपड़ा सनत और इसका कारोबार से जुड़ा बुनकर तबका बदहाली की दहलीज पर पहुंच चुका है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। रियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली की सहूलियात दस्तयाब थी, जिस वजह से पावरलूम कपड़ा सनत से वाबस्ता बुनकर तबका कुछ राहत महसूस कर रहा था। लेकिन नोटबंदी से बिगड़े हालात के बाद बिजली बिल की मार ने बुनकरों को बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया और धीरे धीरे पावरलूम कारखाने बंद होने लगे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से तो हालात इतने खराब हुए कि अब छोटे पावरलूम वाले बुनकर अपनी मशीनों को लोहे की कीमत पर कोड़ियों के भाव फरोख्त करने को मजबूर हैं। इतने खराब हैं कि बस भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। इस टाइम काम धंधा तो बंद पड़ा बिल्कुल। अब ये इतनी दिनों से मशीनें बंद पड़ी हैं, अब 2 मशीन लग रही हैं, इससे भी गुजारा नहीं है। 4 लगा रहे जब भी गुजारा नहीं है, तो काम धंधा कोई चढ़ाने को तैयार नहीं है। तो इसके अलावा कोई और काम हम पाता नहीं। क्योंकि वैसे फ़र्क तो पड़ा है, हालात कारोबार में फ़र्क पड़ गया, कारोबार बंद हो गया है। हालात इतने हो गए जो 2-4 महीने मशीनें बंद रही हैं, माल बिक नहीं रहा, कोई तैयारी नहीं है हमारे पास, बिजली के ऊपर से माल है, तो बहुत बुरा हाल है हमारे पास। मशीन की तैयारी, माल की तैयारी नहीं है, मशीन बिक रही है और कोई लेने को भी तैयार नहीं मशीनों का। मशीनों का काम होगा था, अब ये 1.5 साल से अपना हालात बिगड़ गए। अब हम क्या कर सके, हमारे पे गरीबी आ गई। अब बच्चे बाहर करने लगे, बच्चे परेशान है, बत्ती इतनी महंगी कर दी, अब बच्चे क्या करेंगे। बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली बिल की सहूलत को खत्म करने के बीजेपी हुकूमत के ऐलान के बाद जनवरी से लेकर अब तक बुनकरों पर लाखों रुपए बिजली बिल अदायगी के लिए कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बुनकरों की जबरदस्त एहतजाज के बाद अब जनवरी से लेकर जुलाई तक की बिल अदायगी में हुकूमत ने राहत तो दी है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। 2019 31 दिसंबर में जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस फ्लैट रेट को ख़त्म किया, उसके बाद से फिर यही हालात पैदा हो गए। जो मशीनों की स्थिति ख़राब हो गई थी, काम नहीं चल रहे थे, लोहे के भाव मशीनें बेचनी पड़ी और साथ साथ सबसे बड़ा साथ में ये भी हुआ कि लॉकडाउन लगा मार्च के लास्ट में, और उसके बाद जो लेबर घर गई, आज तक पूरी तरीके से लेबर नहीं आ पाई। कुछ लोग बर्बादी के कगार पर आ चुके। मेरठ की कपड़ा सनत की पहचान हैंडलूम, पावरलूम कारखानों से रही है, लेकिन बेपरवाह सरकार और हालात की मार से अब इस कारोबार की चमक फीकी पड़ती जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए